क्रिप्टो, इसकी जो स्पेलिंग है ना, उसकी शुरुआत होती है CRY से, क्राई, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स कर रहे थे बीते हफ्ते, जब खबरें आने लगी एक ऐसे बिल की जिसे सरकार लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्राई करने की क्या जरूरत है, ये नहीं, ये आज के एपिसोड में इसका आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, जो बिल चर्चा में है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिस्टिंग हुई है ये आखिरकार है ही क्या। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये जो बिल की लिस्टिंग है ये क्या है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार एक बिल लेकर आ रही है, लेकिन ये सिर्फ लिस्टिंग है बिल की, क्योंकि बिल इंट्रोड्यूस होता है, टेबल होता है, लेकिन उससे पहले की जो लिस्टिंग है सिर्फ ये अभी वही है। उसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले बिल में ये शामिल है। इस बार के सत्र के लिए 26 नए बिल को लिस्ट किया गया है, उनमें से एक क्रिप्टो करेंसी के लिए ये बिल है। अब इसके कुछ गोल्स हैं। एक तो ये कि आरबीआई की डिजिटल मुद्रा जो है उसके निर्माण की सुविधा के लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाए। उसके अलावा जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया जाए। अब ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा क्या है, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन क्योंकि इस खबर के चलते बहुत सारा जो शोर है वो मच गया क्रिप्टो सर्कल में, इसलिए कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम अभी यहां पर दे देते हैं। पहला सवाल बहुत सारे लोगों के मन में कि क्या क्रिप्टो भारत में अब बैन है, तो उसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ बिल की लिस्टिंग हुई है, अभी ये बैन नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, क्या ये पहली बार हो रहा है कि क्रिप्टो बिल को लिस्ट किया गया है, तो ये भी, इसका भी जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले बजट सेशन में भी एक ऐसे ही बिल को लिस्ट किया गया था और वो बिल जो है वो टेबल नहीं हुआ, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, इसीलिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी अवैध है, तो इसका जवाब होगा कि ये अवैध नहीं है। अब हिस्ट्री भी थोड़ी सी आपको बता देते हैं ब्रीफली कि अभी तक का जो भारत में क्रिप्टो करेंसी का रिश्ता रहा है भारत के साथ, वो कैसा रहा है। तो शुरुआत ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी की साल 2009 में हुई, जब बिटकॉइन जो है उसकी शुरुआत हुई। हमें पता है सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स को कहा जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो वहां से बिटकॉइन की शुरुआत हुई। लेकिन भारत में 2013 में भारत का पहला बिटकॉइन एक्सचेंज ऊनो कॉइन जो है वो लॉन्च किया गया। साल 2017 में वित्त मंत्रालय ने पॉन्जी स्कीम से क्रिप्टो की तुलना की। पॉन्जी स्कीम यानी एक फ्रॉड स्कीम। और 2018 में रिजर्व बैंक ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। हालांकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन के उस आदेश को पलटा और उसके बाद से हमने देखा है बहुत सारे एक्सचेंजेस हमारे सामने आए, लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। और 2021 में वित्त मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई कुछ ही हफ्ते पहले, इसी महीने, और उसमें कंसेंसस, उसमें आम राय यही निकल कर आई कि इसे रेगुलेट करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। तो एसेंशियली जो बिल के बारे में या जो इस लिस्टिंग के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं वो मैंने समझा दिया। लेकिन अभी भी एक अहम सवाल है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा, उसके साथ मैं क्या करूं। इसका जवाब देने के लिए हम हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है चर्चा। और इसके लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। एक यंग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं आदित्य सिंह, को फाउंडर है क्रिप्टो इंडिया के, ये एक डिजिटल चैनल है। दूसरी तरफ अजीत खुराना है, फाउंडर है जेनेसिस नेटवर्क के, जो कि क्रिप्टो फंडिंग कंसोर्टियम है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आदित्य, सबसे पहले सवाल आपको, मैं क्या करूं इन्वेस्टमेंट का, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आपका जवाब क्या होगा? तो जैसा अरुण जी आपने बोला कि अभी तक अगर आप देखेंगे तो बिल के जो रियल कंटेंट्स हैं वो सामने यहाँ पर नहीं आए हैं। और अभी हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन जी भी, उन्होंने भी ये चीज बोली कि लोग बहुत ज्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ सेंटेंसेस के बीच में। तो जब तक रियल यहाँ पर कंटेंट नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है प्राइवेट करेंसी से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनका मतलब ये है कि लीगल टेंडर की तरह यूज मत करो, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है एसेट की तरह उसको रिकॉग्नाइज कर लें। तो इसके जवाब तो बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन जब तक बिल के कॉन्टेंट सामने नहीं आता है थोड़ा वो बेटर रहेगा कि तब तक वेट करें और तब तक क्लैरिटी के लिए वेट करें। ओके, अजीत, आपका क्या जवाब होगा उस शख्स के लिए जो इस वक्त यही सवाल कर रहा है कि मैंने पैसा लगा दिया हुआ है, उस पैसे के साथ अब मैं क्या करूं क्योंकि ये बिल लिस्ट हो गया? आदित्य जी के जवाब के अलावा मैं आपको दो चीजें कह सकता हूं। पहली बात, मैंने नहीं बेचा तो पर्सनली खुद, राइट? तो ये ध्यान में रखते हुए आप एक और चीज सोच सकते हैं कि आज से 3 दिन पहले जब ये सत्र के बारे में, लोकसभा के सत्र के बारे में एजेंडा आइटम आया था,
तो बहुत लोगों ने पैनिक सेल कर दी, मतलब भय और अनिश्चितता से। तो उसमें हुआ ऐसा कि 20% मार्केट गिर गई एक साथ। मगर आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो उस समय खरीद रहे थे, बेच नहीं रहे थे। उन्होंने इमीडिएटली 2-3 दिन में 20% कमा लिया, क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने समझा कि किसी तरह की बैनिंग अब तक हुई नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मेरी भी यही सलाह रहेगी कि ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने नहीं बेचा, और मैं भी बिल पहले पढ़ूंगा, उसके बाद रिसर्च करके सोचा समझा कदम लूंगा। तो आपके दर्शकों को भी शायद यही करना चाहिए। एक टर्म है बहुत ज्यादा पॉपुलर, हॉर्डल जिसे कहा जाता है, जो ये होल्ड का ही एक मिस स्पेलिंग है, जिसका मतलब है कि थोड़ा धैर्य रखें। तो कुछ वैसा ही आप भी कहेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सही लाइन आपने कही। अब क्योंकि इसका जवाब आपने दे दिया है, शुरुआत में मैंने कहा था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का गोल भी है इस बिल का। इसीलिए मैं अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहता हूं, जिसका नाम है क्रिप्टो की कक्षा। इसमें हम जो टर्म्स होती हैं यूजुअली वो समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, और आज की जो टर्म है उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो दोनों का ओपिनियन उसमें भी लेंगे क्रिप्टो की कक्षा में, कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या समझते हैं आप इससे। अजीत, सबसे पहला सवाल आप ही को मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या समझते हैं आप प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? देखो, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के क्षेत्र में मैं काफी सालों से रहा हूं। तो अगर संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ तो कोई प्राइवेसी कॉइन हो जिसके अंदर के किसी को पता नहीं चलता कि किसके पास कितने कॉइन है, या कोई ओपन ब्लॉकचेन भी हो लेकिन उसके अंदर कंट्रोल बहुत हैवीली सेंट्रलाइज हो, तो उसे भी प्राइवेट कहा जा सकता है। मगर चूंकि जिस समिति ने ये बिल का पहला ड्राफ्ट बनाया था, मैं उसके सामने 2 बार खुद पेश हुआ हूं, तो मुझे यह जानकारी है कि सरकार की तरफ से जब वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कह रहे हैं, तो इन शब्दों का बहुत मामूली सा मतलब है कि जो किसी भी सरकार ने बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, चाहे वो भारतीय सरकार हो या कहीं और की, तो जो सरकार की बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी नहीं है वो सारी की सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। तो जितने भी हम नाम लेते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह वगैरह, इस बिल के संदर्भ में उन्हें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहा जा रहा है। जी आदित्य, आप क्या समझते हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब? एग्जैक्टली जैसा अभी अजीत जी ने यहाँ पर बोला, मतलब क्रिप्टो कम्युनिटी में तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को ऐसी करेंसीज बोला जाता है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सूडो एनोनिमस ब्लॉकचेन होती है, जिसमें आप अगर किसी भी वॉलेट को ट्रैक करेंगे, मेरा वॉलेट अगर आपको पता है तो आप सब ट्रैक कर सकते हैं मैं कहां पर करेंसीज को सेंड करता हूं। लेकिन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, जो इनिशियल बिल भी बनाया था, उन्होंने यहाँ पर यही देखा था कि क्रिप्टो के पीछे जो ये करेंसी लगा हुआ है उससे कभी गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल बैंक कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इनिशियल ड्राफ्ट भी जो बना था बैनिंग का, वहां पर भी करेंसी की तरह उस ड्राफ्ट को बनाया था देख के, एंड इसलिए प्रोहिबिशन की बात हुई थी। तो यहाँ पर उनके पर्सपेक्टिव में ये ऐसी कोई भी करेंसी जो सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं करी है, वो उनके नजरिए में यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एक तरह से बन जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चुका है अब सवाल जवाब का, जहां पर हम आपके सवाल लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट जो है वो जवाब देते हैं आपके सवालों का। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, वो है मलिक कुटाडिया। बहुत बहुत स्वागत है इनका। और सबसे पहले जो सवाल इनके लिए आया है वो सुनते हैं। जब से गवर्नमेंट ने ऑफिशियल बुलेटिन रिलीज किया है, लग रहा है कि क्रिप्टो का अंत भारत में बहुत करीब है। क्या आपको भी यही लगता है कि ये बिल क्रिप्टो का अंत लाएगा भारत में? मलिक कुटाडिया, को फाउंडर और चेयरमैन ऑफ इनोवेशन लैब सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए क्या जवाब होगा आपका इस सवाल के लिए। नमस्कार अरुण जी, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी बैक ऑन योर शो। जहां तक ये सवाल है, मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा और हमें 3 चीजें समझने की जरूरत है। पहला तो कि आप क्रिप्टो को एक साइड रख दीजिए। अगर आप जनरली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को देखें तो इंडिया में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है सिंगापुर की तरह या कुछ और देशों की तरह। इसका मतलब कि आप इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी में या कोई और करेंसी में कन्वर्ट करने की एक लिमिट है आरबीआई की, जिसको हम एलआरएस भी कहते हैं, जिसको $250,000 है। तो ये पहली बात समझने की जरूरत है जी। दूसरी, जैसे कि आपने भी बताया और आपके पहले के दर्शकों गेस्ट ने भी बताया कि इंडिया में कभी भी क्रिप्टो को लीगल टेंडर की तरह माना ही नहीं गया। वो हमेशा आरबीआई का स्टेटमेंट रहा है कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ सॉवरेन करेंसी। इसका मतलब ये था कि हम इसको करेंसी की तरह तो मानते ही नहीं है, डू इट एट योर ओन रिस्क, आपको जो करना है वो आप करें, बट ये हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते जी। और तीसरा ये है कि अब जैसे आपने शुरू में बताया, चर्चा तो चल रही है और लग रहा है कि अब चाइना के बाद इंडिया भी अपना खुद का सीबीडीसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी, आप जो भी कह ले, वो कंसिडर कर रही है। तो अगर आप इन तीनों चीजों को जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। तो आप अगर इन तीनों चीजों को एक साथ में अगर जोड़ के देखें तो ऐसा लग तो रहा है कि सरकार
इस बात से ऐसा जाहिर है कि सरकार ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पक्ष में नहीं है जिसमें आप कैपिटल कंट्रोल का रिस्क हो, या जिसका पर्पस साफ नहीं हो, या जिसमें बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन हो। तो अगर ये सब चीजों को आप देखेंगे तो मेरा को तो ऐसा लग रहा है, मेरा मानना है कि काफी चांसेस है कि अगर अंत नहीं तो इस पे काफी भारी असर तो पड़ेगा, काफी कर्व तो लगेंगे इस पे। और अगर अपनी करेंसी भारत सरकार लेकर आती है, अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आती है, तो एक नई शुरुआत भी जरूर होगी। वहीं वीडियो क्वेश्चंस के अलावा इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं, और एक कॉमन क्वेश्चन मलिक अगला जो है कि जो सर्कुलेशन में क्रिप्टो करेंसी है भारत में, उसका क्या होगा अगर कोई इस तरीके का बैन सामने आता है। तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहा है। मैंने कुछ 3 यहां चूज किए हैं, 3 अलग अलग यूजर्स के, लेकिन एसेंशियली बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा। क्या जवाब होगा मलिक? तो देखिए, इसका जवाब तो फाइनली आरबीआई और सरकार ही दे सकते हैं ये, बिकॉज जैसे आपने भी पहले बताया ये बिल अभी पार्लियामेंट में गया है, तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा, क्या फॉर्म में होगा, ये हमको किसी को पता नहीं। पर ऐसा भी है, सुनने में आया है, जो भी हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस की एड्स वगैरह को अगर बिलीव करें तो कि करीब करीब 6 लाख करोड़ का टोटल निवेश हुआ है क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ इंडिया में। मतलब अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो अराउंड $80 बिलियन का निवेश हुआ है, जो कि छोटी रकम बिल्कुल नहीं है जी। तो अगर आप इसको जनरली कोई और ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें तो मेरा मानना है कि जब भी ऐसा कोई डीलिस्टिंग होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का या शेयर का या इक्विटी का जी, तो टिपिकली एक प्रोसेस और एक पीरियड होता है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं या सेटल कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, जैसे आपने पहले भी सुना कि अगर ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मतलब नॉन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को फुली बैन या काइंड ऑफ नॉन लीगल करार दे दिया जाता है, हो सकता है बैंक रन की तरह थोड़ा पैनिक भी हो मार्केट में। पर हमको थोड़ा देखना पड़ेगा इस पे क्या होगा। मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ पीरियड होगा जिसमें ये सेटलमेंट का अलाउंस होना चाहिए। जी, जो पिछली बार भी ड्राफ्ट क्रिएट किया गया था बिल का, तो उसमें भी एक ऐसा क्लॉज जरूर ऐड किया गया था कि वो एक पीरियड जो है वो ऑफर किया जाएगा यूजर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, अधिकतर जो भारतीय हैं वो एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर रहे हैं, और एक्सचेंजेस बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। इसीलिए हम अगली चर्चा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमान हैं आशीष सिंघल, ये सीईओ और को फाउंडर हैं कॉइनस्विच कुबेर के, और इस शो के लिए कॉइनस्विच कुबेर ने एनडीटीवी इंडिया के साथ पार्टनर किया है। तो आशीष, देखिए, आप अभी तक जितनी भी कॉन्वर्सेशन सरकार की रही हैं उसमें कुछ कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा आप रहे हैं जो मीटिंग सरकार की हुई है, बिकॉज आप एक अहम स्टेक होल्डर हैं। वो किस तरीके की वो मीटिंग रही है, अगर आप सबसे पहले वही बता पाएं। तो अरुण, हमारी सारी कन्वर्सेशंस काफी पॉजिटिव थी। आई थिंक गवर्नमेंट कंसर्न था, FATF, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दोस एस्पेक्ट्स को लेकर, विच व्हेन जब आप क्रिप्टो को एज ए करेंसी देखते हैं तो वो सारे इश्यूज आते हैं। बट अभी हमारा अग्रीमेंट, इवन गवर्नमेंट समझती है कि क्रिप्टो करेंसी से बहुत बड़ा है। क्रिप्टो इज द न्यू टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, राइट? तो ये प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसपे आगे जाके नई कंपनीज, बड़ी कंपनीज भी बिल्ड होंगी। तो इंडिया में बहुत ज्यादा इनोवेशन का स्कोप है यूजिंग ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। तो आई थिंक देयर वाज अ ब्रॉड अग्रीमेंट। तो हमारा ब्रॉड अग्रीमेंट, आई थिंक एवरीवन together was agreeing to this point कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी को पॉजिटिव रेगुलेशन में लाना चाहिए और इसको थोड़ा बढ़त देनी चाहिए ग्रो करने के लिए इस इकोसिस्टम को। बट साथ ही साथ हमें यूजर का प्रोटेक्शन देखना है, हमें देखना है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम कैसे कायम रख सकते हैं, स्टिल अलाउइंग क्रिप्टो करेंसी, एंड उसके जो नेगेटिव कनोशंस हैं उनको कैसे रिंग फेंस कर सकते हैं, जिससे इसके पॉजिटिव नजरिए को बढ़ाया जा सके और जो चीजें गलत हो रही हैं उनको भी रिंग फेंस करा जा सके। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, जब वो मिली थी तो कंसेंसस यही निकल कर आया था कि इसे रेगुलेट करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। हालांकि उसके बाद जब से बिल लिस्ट हुआ है तब से कॉन्वर्सेशन थोड़ी बदल गई है। बट मेरा जो एसेंशियल क्वेश्चन वो यही है, डू यू फियर अ बैन? आपको वो डर जो है वो कहीं ना कहीं रहा है? तो अभी हमें बैन का इतना डर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट इसे पॉजिटिव नजरिए से देख रही है। गवर्नमेंट इसे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की तरह देख रही है। जैसे इंटरनेट कुछ साल पहले बना था, उसी तरह क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को भी देखा जा रहा है कि क्या ये नया इंटरनेट बन सकता है। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट पॉजिटिव रेगुलेशन लाएगा और इसको आगे बढ़ाने का मौका देगा।
जहां प्राइवेट और पब्लिक की बात की जाती है वहां पर जनरल पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट की डेफिनेशन अलग हो सकती है। अभी उन्होंने डेफिनेशन को क्लैरिफाई नहीं करा है, तो हमें बिल का वेट करना चाहिए जिसमें डेफिनेशन सारी क्लैरिफाई होंगी, और हमें उम्मीद है कि प्राइवेट पब्लिक वो डेफिनेशंस क्लैरिफाई हो पाएंगी जब वो बिल आएगा, और हमें उससे पता लगेगा कि आगे के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। जब तक बिल नहीं आता है तब तक आप कोई अपने कैंपेन्स में या अपने बिजनेस मॉडल में कुछ बदलाव लाने की सोच रहे हैं? अभी तो नहीं अरुण, हमें भी इंफॉर्मेशन का ही वेट है, तो हम रुकेंगे जब तक गवर्नमेंट हमें गाइडेंस नहीं देगा। कॉन्सर्ट कुबेर ने हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसी से रेगुलेट अपने आप को किया है जितना सेल्फ रेगुलेट हम कर सकते हैं। अभी भी हम गवर्नमेंट के पोजीशंस को देखेंगे, उनकी सजेशंस को देखेंगे, और जो वो सजेशंस आती हैं उनको विलिंगली इम्प्लीमेंट करेंगे। बट जब तक कोई सजेशन नहीं आता है तब तक बिजनेस जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा। वहीं अगर बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो क्या वो मार्केट का साइज है जिस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा अगर ये बिल जो है वो आता है? तो जैसे कॉन्सर्ट कुबेर की बात ले लें, अभी हमारे यहाँ 1.4 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। वो पूरी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, और ये माना जाता है कि जो उसकी वैल्यू है वो $6 बिलियन से भी ज्यादा है इस समय, राइट। तो अगर क्रिप्टो बिल का इम्पैक्ट ऑब्वियसली डायरेक्टली इन कंपनीज और इन इन्वेस्टर्स पे पड़ेगा, तो हमें ये देखना है कि ये बिल कितना पॉजिटिव आता है, किस डायरेक्शन में क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करता है, कितना क्या क्या चीजें अलाउ करता है, और कितना कंपनीज और इन्वेस्टर्स को राहत देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम अगले हमारी जो ब्रेक है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जो कॉन्वर्सेशन है वो जारी रहेगी, क्योंकि जब मार्केट क्रैश हुई तो मार्केट के एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये सिर्फ मार्केट क्रैश हुई है अगेंस्ट इंडियन नेशनल रुपी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या फर्क होता है इंडियन मार्केट में और फॉरेन मार्केट में, इसी का फर्क समझेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, आप देखें कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वक्त है हमारे सेगमेंट वर्सेस का, जिसमें हम दो चीजों के बीच में अंतर समझते हैं। इस सेगमेंट के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहास नागपाल चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं रैप्ट एसेट प्रोजेक्ट के। और रोहास, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा जो रीसेंट क्रैश हुआ भारत में बीते हफ्ते कि वो क्रैश हुआ है क्रिप्टो प्राइसेस का अगेंस्ट इंडियन रुपी। तो देखिए, यहां पर हमें समझना होगा कि जो मेरा भी एक पर्सनल क्वेश्चन है कि यहां ग्लोबल एसेट्स में हम डील कर रहे हैं, तो दोनों मार्केट्स अलग कैसे हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो वही फॉरेन क्रिप्टो मार्केट वर्सेस इंडियन क्रिप्टो मार्केट। जरूर, तो पहले ना समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग पेयर का क्या मतलब होता है। अगर आज मैं बिस्किट खरीदने जाऊं पीछे की दुकान में, तो मैं सिर्फ INR या इंडियन रुपी में पेमेंट कर सकता हूं, पर अगर मैं अमेरिका में होता तो मुझे US डॉलर में पेमेंट करना होता। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग पेयर। 1 पैकेट बिस्किट 10 रुपीज। तो जो इंडिया के एक्सचेंज होते हैं वहां पे ज्यादातर इंडियन प्रेफर करते हैं कि क्रिप्टो को वो INR के अगेंस्ट खरीदे, और जो इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं वो लोग US डॉलर में प्रेफर करते हैं। तो अब जब लोगों को डर बैठा कि इंडिया में क्रिप्टो बैन होने वाला है, तो अचानक सारे जो इंडियन थे जिनके पास INR के अगेंस्ट ट्रेडिंग थी, उन्होंने अपनी बिटकॉइन बेची। पर इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा कोई डर नहीं था। तो हुआ यह कि इंडिया में बिटकॉइन का रेट 33.5 लाख पे गिरा, जो कि है करीब $45,000, पर इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट था $56,000। तो ये अचानक एक आर्बिट्रेशन अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप फटाफट इंडिया में खरीदो और उसी टाइम आप इंटरनेशनल में बेचो, और तब आप एक $11,000 पर बिटकॉइन का मुनाफा कमा सकते थे। तो मेरे कुछ दोस्तों ने काफी लाखों रुपए कमा लिए उसकी वजह से। तो इसका सोल्यूशन क्या है रोहास फिर? ये तभी होता है कि जब कोई भी मार्केट इनएफिशिएंट हो। इनफैक्ट आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में कभी कभी कोई शेयर के दाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अलग हो सकते हैं, या सोने के दाम देखो तो अलग अलग देशों में अलग होता है, इसीलिए लोग फिर बाहर से सोना इंडिया में लेके आते हैं। तो ये तो वैसी ही सेम सिचुएशन है और ये कभी जाने नहीं वाली है।
ये प्रॉब्लम अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट में रहेंगी ही। ओके और अब क्योंकि हम बिल की चर्चा जो वो भी कर रहे थे, और अगर बिल किसी सिचुएशन में बैन करता भी है क्रिप्टो करेंसी को भारत में, तो मेरे क्या सॉल्यूशंस है, मेरी सेफ्टी नेट क्या है? इसमें अभी देखना ये पड़ेगा कि क्या क्रिप्टो इंडिया में इलीगल माना जाएगा या इंडियंस के लिए इलीगल माना जाएगा। ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो जो 2018 में हुआ था, आरबीआई ने बोला था कि कोई भी इंडियन बैंक क्रिप्टो एक्सचेंज को बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकता। तो इसका क्या मतलब होता, कोई भी इंडिया में हो जिसका इंडियन बैंक अकाउंट है वो क्रिप्टो में डायरेक्ट डील नहीं कर पाएगा, पर फॉरेनर कर सकता है अपने देश में, या इंडियन अब्रॉड जाके भी कर सकता है। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ये जो नया लॉ आएगा उसमें डेफिनेशंस क्या क्या होंगी। ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया रोहास, कि ये जानना जरूरी होगा कि क्या ये भारत में बैन होता है या भारतीयों के लिए बैन होता है, और उससे इसकी परिभाषा जरूर बदलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास वर्सेस सेगमेंट जो है हमारे लिए करने के लिए। लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया पर, एनडीटीवी इंडिया को टैग कर सकते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह, मुझे भी आप टैग कर सकते हैं और आपके सवालों को हम अगले एपिसोड में लेने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी तरफ से अलविदा।